ये कहानी 8 अगस्त 2019 की है। फिरोजाबाद के रसूलपुर में सुबह 11:30 बजे के समय में सौरभ गुप्ता डॉक्टर दीपक गुप्ता से मिलने के लिए उनके घर पे गए थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा दोस्ती होती है, इसलिए सौरभ गुप्ता के होठों पे मुस्कुराहट होती है क्योंकि वो अपने एक अच्छे दोस्त से मिलने जा रहे थे। जब सौरभ गुप्ता डॉक्टर दीपक गुप्ता के मकान पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले उनका दरवाजा खड़खड़ाते हैं, तो दरवाजा खोलने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता है। तो सौरभ गुप्ता जो है उनके खिड़की पर थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, तो उनका दरवाजा अपने आप से ही खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले उनका नजर एक 2 साल का लड़का जिसका नाम दिवित होता है उस पे जाता है, जो कि एक डॉक्टर दीपक का ही लड़का होता है। इसके दोनों हाथों पे काफी मात्रा में ब्लड लगे हुए थे। घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर का दृश्य देख इनका होश उड़ जाता है क्योंकि सौरभ के सामने दीपक की 70 वर्षीय माँ की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जब उसकी नजर दूसरे कमरे को जाती है तो दीपक के बड़े भाई की पत्नी जिसका नाम रानी होता है उसका भी वहीं पे लाश पड़ा हुआ था। इतना सब नजारा देखने के बाद वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, लगता है वहीं पे चीखने और चिल्लाने। इधर 2 वर्ष का दिवित खून से लथपथ घर से बाहर निकल जाता है, तो पास पड़ोस वाले ये समझते हैं कि शायद कहीं दिवित को चोट लग गया है, वहीं से खून बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले दिवित को अपने गोदी में उठा लेते हैं। उठाने के बाद लगते हैं उसके शरीर पर से चोट को तलाशने, ताकि चोट मिल जाए और उसका इलाज कराया जा सके। इधर सौरभ चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल जाता है, तो उसके घर के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठे हो जाती है। उसमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि वो शख्स खून करने के बाद छत के रास्ते वो भाग गया, इसलिए लाठी डंडे लेकर के उसके छत पे जाया जाता है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दीपक जो होता है वो 3 भाई होते हैं। उसके सबसे बड़े भाई का नाम होता है डॉक्टर LK गुप्ता। जिस मकान में दीपक रह रहा होता है दरअसल वो घर LK गुप्ता का ही होता है। वो अपने छोटे भाइयों को दे करके वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। तो सौरभ सीधे LK गुप्ता के पास ही कॉल करता है, तो घटनास्थल पर तुरंत LK गुप्ता आ जाते हैं। आने के बाद पुलिस वालों को कॉल किया जाता है। पुलिस वाले घटनास्थल पे पहुंचते पहुंचते दोपहर के 12 बजा देते हैं। पुलिस वालों ने घटनास्थल पे पहुंचते ही सबसे पहले घटनास्थल को सील कर दिया, ताकि वहां के सबूतों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। अब एक खबर जो है पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए पब्लिक वहां पे जुटना शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का अनहोनी ना हो जाए, पुलिस वाले देखते हुए वहाँ पे और फोर्स तैनात कर देते हैं और वहाँ पे फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। जांच करने के बाद सबसे पहले ये सामने आया कि दोनों लोग की हत्या जो है वो गला रेत करके किया गया है, क्योंकि उन लोगों के पास एक धारदार चाकू मिला है और एक हथौड़ा भी मिला है। पुलिस वाले अपनी तरफ से यह अनुमान लगाते हैं कि सबसे पहले रानी गुप्ता का ही हत्या किया गया है, तो उस समय उसकी सास जो है वो छत के वाले रूम पे होंगे और अपराधी पहले रानी के सास के सिर पे हथौड़ा मारा होगा, क्योंकि उनके कमरे में चारों खून के छींटे पड़े हुए थे और मारने के बाद उनको घसीटते हुए नीचे लाया होगा। और पुलिस वालों ने वहाँ पे ये चीज और किया कि उस घर में जितने भी अलमारी थे, उस अलमारी में जितने भी सामान थे वो बाहर सब छिटे हुए थे। तो फिर पुलिस वालों ने अलमारी और अन्य जगहों से फिंगरप्रिंट ले लिए। उस घर के ऊपरी भाग में डॉक्टर दीपक रहते थे और उस घर के निचली भाग में डॉक्टर दीपक गुप्ता के भाई अमित गुप्ता अपने परिवार वालों के साथ रहते थे। जिस दिन ये घटना घटित हुआ उस दिन उस घर के सारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए थे, सिर्फ दीपक के 2 वर्षीय बच्चे को छोड़ करके। जब घटना घटित हो गया तो सारे बच्चे को स्कूल पर से वापस घर पे बुला दिया गया। तो कुछ समय बीतने के बाद उस घटनास्थल पे खोजी कुत्ता भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे सैकड़ों लोग आ जा चुके थे, इसलिए खोजी कुत्ता भी कोई सुराग नहीं दे पाते हैं। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा थी कि उस घटनास्थल से पुलिस स्टेशन 300 मीटर से दूरी है, तो पुलिस वालों को घटनास्थल पर आने में इतना समय क्यों लग गया। पुलिस वालों ने बातों को यह करके घुमा दिया कि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग हैं जिसके जरिए हम अपराधी तक पहुंच जाएंगे। तब तक खोजी कुत्ता और फोरेंसिक जांच हो चुकी थी। इसके जांच होने के बाद इन दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अपराधी इस शहर को छोड़ के कहीं बाहर ना भाग जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ऐसे ही अन्य कई जगहों पे जांचना शुरू कर दिया। और पुलिस वालों को ये क्लियर मालूम था कि अपराधी जो कोई भी है उसे मालूम है कि दीपक के घर में कितने बजे कौन कौन रहता है और कौन कौन नहीं रहता है, उसको ये अच्छी तरह से मालूम था। घर के सदस्यों ने पुलिस वालों से भी बताया कि हमारे घर के सामने जो रूम है उसमें ब्यूटी पार्लर खुलने वाले थे, इसलिए उस रूम में जितने भी कारपेंटर का काम हुआ है उसमें एक दिलीप उर्फ दीपा नाम के आदमी ने किया है, इसलिए वो हमारे परिवार वालों के साथ एकदम रूबरू परिचित था, क्योंकि वो हमारे घर पे 2 महीना तक काम किया है। पुलिस वालों ने जब आसपास के पूरा CCTV कैमरा को जब चेक किया तो देखा गया उस घटना वाले दिन एक अनजान इंसान उस गली में आया था। आने के बाद वो दीपक के घर में गया और मात्र 18 मिनट के अंदर ही 2 खून करने के बाद घर से बाहर निकल गया। सबसे पहले रानी ने ब्यूटी पार्लर के लिए अपने परिवार वालों को मनाया। उन लोगों के मान जाने के बाद फिर ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स की। अब लगभग में इसका सपना कंप्लीट ही हो गया था। जब जैसे ही बच गया 2 दिन इस ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए, तभी इसका किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस वालों ने शक के आधार पर दिलीप के घर गए दिलीप को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो दिलीप अपने घर पे नहीं होता है। तो पुलिस वालों के सामने दिलीप की पत्नी दिलीप से बातें करती है फोन से।
तो ये बता रहा है कि मैं दूसरी जगह पे आया हूँ काम करने के लिए, मैं शाम तक घर पे आ जाऊंगा। तो पुलिस वाले रात तक उसके घर पे ही इंतजार करते हैं, फिर भी वो अपने घर पे नहीं आता है। तब तक इन दोनों का पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद इनके बॉडी को उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है। तो रात के समय हो रहे थे, रात के समय में ही इन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस वालों के फोन पर एक अनजान इंसान का फोन आता है। वो ये बोल रहा था कि दिलीप बाइक के साथ कहीं दूर भागने का प्लान बना रहा है, इसलिए पुलिस वाले रास्ते में जाकर के उसे एक चौराहे पे घेर लेते हैं। दोनों में आपस में फायरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। फायरिंग के दौरान एक पुलिस वाला घायल हो जाता है और दिलीप के पैर में चोट लग जाता है, जिससे कि दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पे दिलीप सारा बातें लगता है बताने। वो ये कहता है कि मैं एक दिन जब रानी के घर पे काम कर रहा था तो मेरे किसी एक मजदूर की गलती के चलते रानी मुझे आके एक थप्पड़ मार दी और मेरे मजदूरों के सामने लगी मेरा इंसल्ट करने। तो मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं इसे मार दूंगा। तो मैंने हथौड़ी छूटने के बहाने दीपक के घर पे गया। तो वहाँ पे पहुँचते ही रानी मुझे मिल गई। उससे मैं बोला कि मेरा यहाँ पे हैमर छूट गया है, हथौड़ी छूट गया है। तो उसने कहा कि देख लो यहीं पे कहीं होगा, देख करके लेके चले जाओ। इतना कहने के बाद वो अपने रूम की ओर चली जाती है। तो दिलीप भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जाते जाते अपने साथ लाए उस धारादार चाकू से उसका गला रेत देता है। तो उसके चीखने की आवाज उसके सास के कानों तक पहुंच गई। तो उसके सास वहाँ पे आ गई और वहाँ पे आने बाद वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं उसका भी गला वहीं पे रेत के उसे भी मार डाला। पुलिस वाले इस कहानी को सुनने के बाद इसको कोर्ट में पेश करते हैं, तो इसको जेल हो जाती है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को दुख पहुंचे फिर तकलीफ पहुंचे, बल्कि आप लोग ऐसे चीजों को देखिए, सुनिए, समझिए और सतर्क रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।